इंडियन एयरफोर्स के लिए स्पेशली टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है परीक्षा एप्लीकेशन पर, और इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां पर कि आपको मेरे द्वारा बनाए गए सभी पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम से पहले उन सभी पेपर्स को आप जरूर लगा लीजिएगा। ये टेस्ट सीरीज सिर्फ 150 रुपए की है, और इसमें कूपन कोड है 50% ऑफ प्राप्त करने के लिए। ये दिया हुआ जो कूपन कोड है SUPERFA50, इस कोड को आप अप्लाई करेंगे तो ये टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ 150 रुपए में मिल जाएगी, और मेरा विश्वास है कि आपका स्कोर बहुत बेहतर हो जाएगा। वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस को कंटिन्यू कर रहा हूं। इससे पहले मैं स्पेशल जो सीरीज चल रही है आपके पेपर के लिए 1-2 स्पेशल करा चुका हूं। इस तरह से बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस हो चुके हैं जो आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। अब देखिएगा, जो भी मैं करवाने जा रहा हूं इन सबको आप ऑप्शन को पहले पढ़ लीजिएगा, समझिएगा। कुछ ऑप्शन इस तरह से होते हैं कि क्लोज आंसर बहुत ज्यादा होता है, तो आपको 4 ऑप्शंस को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के समझ करके इनको आप अटेम्प्ट करिएगा। अगर आप समझ करके अटेम्प्ट करेंगे मतलब आपका जो इंग्लिश के अंदर जो वीक पॉइंट है ना, वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे, मन तन से कर रहे होंगे। अब देखिए, सबसे पहला एक इसमें दे रखा है कि टू कट हिज कोट अकॉर्डिंग टू हिज क्लॉथ, यानी कि अपने कपड़े के हिसाब से ही कोट को कट किया जाना चाहिए। अच्छा, अब इसका सर जी मतलब क्या होता है, इनका पहले आप मतलब समझिएगा। देखिए, कहते हैं ना कि जो आपका इनकम होता है उसी हिसाब से आपको जीवन यापन करना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो अगर आप 10,000 रुपये कमाते हैं तो 10,000 जैसा 10,000 के बराबर खर्चा होना चाहिए। ये नहीं कि आप 5 कमाते हैं और 15 का खर्चा हो रहा है, ये गलत है। वैसे ही तो बोलते हैं कि जितनी लंबी चादर हो उतने ही आपको पैर पसारने चाहिए, तो वही वाली बात है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि लिव विद इन हिज इनकम, यानी जो आपकी इनकम है उसके अंदर ही क्या करना है, आपको अपना जीवन यापन करना है। अब देखो, ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स, ये तो नहीं हो सकता। वियर मोडेस्ट क्लोथ, भाई इसके अकॉर्डिंग तो ऐसा ही लग रहा है, ये नहीं हो सकता। इम्प्रूव हिज टेलरिंग टेलरिंग एबिलिटी, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3 ऑप्शन हैं वो इसी से संबंधित है, कपड़े से, कटिंग से। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ने से आएंगी। दूसरा, चिंता मत करना, मैं रिवीजन करवाऊंगा। जिस तरह से आप बोलते हैं रिवीजन करवा दीजिए, तो मैं करवाऊंगा इन सबका। आगे देखो, ये लिख रहा है कि ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, इसका मतलब है कि गर्म भी और ठंडा भी है। सर जी, इसका मतलब तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी चीज, आंसर इसका होगा वो प्लस और माइनस, यानी कि गलत और सही, सैड और हैप्पी, इस तरह का कोई आंसर होगा। समझ रहे हैं, यानी एक तरह से ऑपोजिट टाइप इसका आंसर होगा। देखिए, ब्लोइंग हॉट हॉट एंड कोल्ड का मतलब ये होता है कि इस तरह से बोलते हैं ना कि पल में दोस्ती करना और अगले ही पल उससे दुश्मनी हो जाना। ठीक है ना, अभी आप दोनों दोस्त हैं, पट रही है तो आप एक दूसरे के रूम को शेयर कर रहे हैं, आप रह रहे हैं, रूम पर रह रहे हैं, है ना, आप पढ़ाई कर रहे हैं अपने दोस्त के साथ में। ऐसा होता है कि नहीं होता? खैर, अब तो नहीं होता होगा, आप बड़े हो गए, बट पहले जब आप छोटे थे तो होता जरूर होगा। जब आप 12th में पढ़ते होंगे घर से बाहर निकल करके, तो कुछ टाइम के लिए तो दोस्ती रहेगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि उनकी हैबिट्स आपको अच्छी ना लगें और आप उनसे अलग रूम लेना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, बीइंग फ्रेंडली एट वन मोमेंट एंड अनफ्रेंडली द नेक्स्ट मोमेंट। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला एकदम सही हो जाएगा। मतलब देखो, यहां से समझ लिया करो कि मतलब ठंडा है और ये गर्म है, एक दूसरे के उल्टे, मतलब जायजा कि ये चारों पांचों जो ऑप्शंस रहेंगे वो एक दूसरे से उल्टे ही रहेंगे। ठीक है, और जब आप पढ़ेंगे ना मेरे भाई, तो ये चीजें आपको समझ में आएगा। देखो, यहां पर इन चारों ऑप्शंस को पढ़ो जरा। She keeps blowing hot and cold and therefore nobody can befriend her for a long, यानी कि वो कैसा रखती है भैया, उसका जो नेचर है ना फ्रेंडली, वो कभी तो दुश्मनी कर देती है, कभी दोस्ती कर ली है। तो ऐसे केस में क्या, नोबडी कैन बी फ्रेंड हर फॉर लॉन्ग, यानी काफी लंबे टाइम तक उसका कोई दोस्त नहीं रह सकता। तो ऐसे में ये चीज समझ में आ गई होगी, यानी दोस्ती के बारे में यहाँ बातचीत कही गई है, तो नीचे जो ऑप्शन है वो भी दोस्ती पर ही डिपेंड रहेगा। तो देखो, कूल का नहीं हो सकता, क्रिटिकल का तो कोई मतलब नहीं, अनफ्रेंडली का फ्रेंडली, ये उल्टा नहीं, ये तो गलत है। ये समझना आ गो और आ जाएगा समझ में। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो, द सेक्रेटरी हैड द इंफॉर्मेशन एट हर फिंगर टिप्स। देखो, आपकी जो उंगलियां होती हैं उनकी जो फिंगर टिप्स होती हैं, कोई भी जानकारी आपका, जैसे आप देखो, आप रात और दिन पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें आपके फिंगर की टिप्स पे रखी थी। कहते ना, ये तो यार मेरी फिंगर की टिप्स पे रखी हुए हैं, फिंगर की टिप्स पर याद है मुझे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि जस्ट एकदम झटके से याद आ जाए आपको। आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब हमेशा तैयार, एकदम हमेशा तैयार। फिंगर, एक बात बताओ, आपके अगर आपकी जैसे आप मुट्ठी में कोई चीज अंदर बंद है, ठीक है, एक तो ये आप उसे खोलेंगे तब कोई चीज बाहर निकलेगी, लेकिन जो आपकी फिंगर्स हैं उनका लास्ट पॉइंट क्या होता है, टिप होता है। अब टिप पर ही है, इसका मतलब है कि आप बहुत
तैयार हैं, रेडी हैं। एट वंस हर फिंगर्स का मतलब ही होता है कि यू नो रेडली अवेलेबली, अवेलेबल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो बी वाला एकदम सही है। तो देखो अब चारों को पढ़ो। देखो ऑन हर टाइपराइटर, ये गलत है, मतलब टाइपराइटर के ऊपर उसकी उंगलियां हैं। वो इस तरीके से इन चारों को अरेंज करता है कि आपको कंफ्यूज करे। वो ऑन द कॉम्पैक्ट डिस्क, नो नॉट एक्सेसिबल, नहीं नहीं नहीं, ये वाला एकदम सही है। ठीक है, आगे देखिएगा, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ये सब वो हैं जो पेपर में आ गए हैं भैया। मैं बार बार बोलता हूँ, जो मैं आपको करवाता हूँ, जो जिस तरह से आप बोलते हैं पेपर में आता है, मैं वही कराता हूँ जो पेपर में अब तक जो पूछा गया है। समझ रहे हैं? तो इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए जो पुराने ईयर्स में जो पेपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंग्लिश के, चाहे वो किसी का भी पेपर हो, उनका ज़रूर आप लगाइए। देखिए, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब ही होता है कि खतरों का सामना करना। ठीक है ना, खतरों का सामना करना, एकदम चुनौतीपूर्वक किसी काम को करना। तो इसका मतलब क्या होता है कि टू फेस डेंजर, इन चारों में से पढ़ो। टू फेस डेंजर यानी कि इसका मतलब है कि जो जैसे कोई बुल है ना, बुल समझते हैं आप, गाय का जो हस्बैंड होता है, ऐसे समझो तो बुल जो होता है, सांड, तो अब क्या है कि आप उसे डायरेक्टली अपने उसके सींगों से आमने सामने लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बुल आ गए, इसके दो सींग है, ये आपने ये पकड़ लिया दोनों कस करके, अजय देवगन बन गए आप। तो ऐसे में क्या रहेगा, कोई भी आप चुनौती है उससे आप डर नहीं रहे, भाग नहीं रहे, उसका आप सामना कर रहे हैं। डेंजर है, ये पक्का पता है कि सांड कहाँ, सांड की पावर और कहाँ आपकी पावर, तो भाई वो अंतर तो है। तो ऐसे में लेकिन आप हट नहीं रहे, आगे आगे बोल भारत माता की जय। तो ये चीज है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू फेस डेंजर। आगे बढ़ जाते हैं, देखिए आगे, क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, इसका मतलब है कि दूध फैल गया है, और आप, दूध फैल गया है ना, दूध उफन गया, फैल गया। तो ऐसे में क्या है कि आप अब चिल्ला रहे हैं, अरे आपने दूध निकाल दिया। आज आप जैसे रूम में आप पढ़ रहे हैं ना, ये अब मैं आपको इस तरह के एग्जांपल इसलिए देता हूं ताकि जो रूम पर पढ़ते हैं या फिर लाइब्रेरी में बेचारे पढ़ते हैं ना, कमरा लेकर के पढ़ते हैं, तो उनको काफी अच्छा लगता है। देखो सपोज करो आप पढ़ाई कर रहे हैं, और अब क्या हुआ, आप दो दोस्त हैं साथ में, कमरा रूम आपने शेयर किया हुआ है, आप एक दूसरे के साथ में रहते हैं। तो अब क्या है, दूध उफन गया है ना, और महीने का जो भी खर्च होता है वो दोनों में बट जाता है। सपोज करो 3,000 का खर्चा, तो 1500 रुपए। एक उसमें एकदम माइजर, एकदम कंजूस टाइप का है, अब दूध उफन गया, वो आपको डांट रहा है, दूध उफन गया, तेरे को दिख नहीं रहा था यार, ये क्या इतना कॉस्टली दूध आता है, अब वो डांट रहा है। तो ये चीज का एकदम बेकार की बात है या नहीं? ये उदाहरण वाकई में बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगता है। अगर मान लो कोई गलती हो गई, तो उसके ऊपर चिल्लाना और न्यू भैया बहुत ज्यादा, अब दूध उफन गया, फैल गया, है ना, तो अब उसके ऊपर मतलब एकदम मुझे लगता है ये नॉनसेंस टाइप होता है इस तरह से। तो इसका मतलब है कंप्लेनिंग अबाउट एन इवेंट दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी बीता हुआ समय, यानी स्थायी बातों पर एकदम वैसे ही रोना फिफाना करना, जो बीत गया उस बात को लेकर के बैठ गया, अब हो ना जाना, कुछ नहीं है, दूध फैल गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी। इसका मतलब तो ये हुआ ना, अब ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। कंप्लेनिंग अबाउट एन इवेंट दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए किस तरह के एग्जाम्पल है। अब आगे बढ़ जाते हैं और इनको आप ट्राई करिएगा, आप खुद ट्राई करा है ना, आप खुद भी सोचा करो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। रोक लो, पोज कर लो वीडियो को। अब देखो इनको समझो ध्यान से। ये लिख रहा है, ही वॉज आउट ऑफ स्पिरिट्स फॉर अ फ्यू डेज आफ्टर हिज डिफीट, यानी कि उसकी हार के बाद कुछ दिनों के लिए वो कैसा हो गया, आउट ऑफ स्पिरिट्स हो गया। इसका मतलब है, इसका ईडियम है, इसका मतलब एक अलग ही होता है। इसका मतलब होता है ग्लूमी। अच्छा सर जी, ग्लूमी का मतलब क्या होता है? ग्लूमी का मतलब ही ये होता है एक तरह से निराश, एकदम उदास। ये राइट आंसर है यहाँ पर, ठीक है। हाँ ये भी हो सकता है। और लेकिन सोबर का मतलब क्या होता है? जो एकदम संतुलित हो, बैलेंस्ड हो, सौम्य हो, उसे बोलते हैं सोबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूमी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, when the family in the next house packed off at midnight, I began to smell a rat। ये मैं हर बार करवा रहा हूँ, और मैं क्या करवा रहा हूँ, ये हर बार आ ही जाता है पेपर में। देखो जितनी पेपर हो उनमें ये आया है, स्मेल अ रैट। एक रूम है, इसके अंदर चूहे की बदबू आ रही है मरने की। अब आप कंफर्म तो नहीं कर सकते, आप सिर्फ सस्पेक्ट कर सकते हैं कि भाई कुछ तो मामला गड़बड़ है। आप सिर्फ संदेह कर सकते हैं, संशय कर सकते हैं कि चूहे की है या नहीं है, बस थोड़ा अंदाज लग सकता है, बाकी कंफर्म तो नहीं कह सकते, आपने देखा तो है नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, चाल, कोई चालबाजी है और उसको सस्पेक्ट करना, तो ये मतलब राइट आंसर हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है, देखो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि इन चारों में किस तरह का मीनिंग दे रखा है, ठीक है, वो चीज है। अब देखो चार ऑप्शन है, किसी में कुछ और आ जाएगा, लेकिन
मीनिंग यही रहेगा, सस्पेक्ट से सस्पिशियस आ जाएगा, कहीं सस्पेक्ट आ जाएगा तो सस्पेक्टेड आ जाएगा। ये डिपेंड करता है 4 ऑप्शंस के ऊपर, उन्हें पढ़ने से समझ में आता है। ठीक है, आगे देखो, नो बैकबोन का मतलब क्या होता है, समझो, इनको आप लिख लो जल्दी जल्दी। नो बैकबोन का मतलब होता है एकदम से पावर, मतलब स्ट्रेंथ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? स्ट्रेंथ को बोलते हैं, पावर को। नो बैकबोन, आई हैड नो बैकबोन एंड स्पीडली कोलैप्स्ड, तो इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ होता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया, कि वैसे ही मजा ले रहे हैं? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आएगा, आप इन्हें पढ़ते रहा करो। आगे देखो, ऑन देयर टोज का मतलब, जैसे द कॉप्स वर ऑन देयर टोज थ्रू द डे, थ्रू आउट द डे। इसका मतलब है ऑन देयर टोज, आप अपने टोज पर क्या खड़े हैं, बिल्कुल टोज पर खड़े। इसका मतलब ये हो गया कि भाई आप हमेशा एकदम तत्पर हैं किसी भी काम के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि आप तत्पर हैं। सर जी मतलब समझ नहीं आया। मतलब सजग हैं, आप सावधान हैं, अलर्ट हैं। जैसे पुलिस क्या होता है, कोई दंगा फसाद हो जाता है तो ऑन देयर टोज रहता है। जैसे सपोज करो कोई बड़े अधिकारी आते हैं या फिर पीएम सीएम कोई भी मिनिस्टर आए, तो जो पुलिस प्रशासन होता है वो अलर्ट पर रहता है। कमांडो रहते हैं, वो अलर्ट पर रहते हैं। ठीक है ना, आप गरुड़ कमांडो बनोगे तो आप अलर्ट पर रहोगे, नहीं रहोगे? कहीं पर जाना है आपको, कहीं पर भी जाना है, पाकिस्तान में कोई दूसरी सर्जिकल एयर स्ट्राइक करना है, तो आपका ही नंबर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको अपने टोज पर स्टैंड रखना पड़ेगा, पूरे पैर पर नहीं, आपको सिर्फ टोज पर। तो ऑन देयर टोज का मतलब ये होता है अलर्ट, ठीक हो ना, बी अलर्ट, ये वाला। चलो आगे बढ़ जाता हूँ। एक है इसमें कि लुक इनटू का मैटर क्या होता है, कई बार आ गया है, ध्यान से समझना। देखो, लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना, एग्जामाइन करना। क्या होता है? जांच करना या फिर एग्जामाइन करना, लुक इनटू का मतलब होता है। समझ में आया कि नहीं आया? द मिनिस्टर assured the agitating employees that he would look into their demands sympathetically। तो इसका मतलब ये होता है, लुक इनटू का मतलब ये होता है एग्जामाइन। देखो, लुक माने देखना, लेकिन लुक इनटू का मतलब होता है एग्जामाइन करना, जांच करना। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ? पुलिस क्या करती है, किसी भी क्राइम को लुक इनटू करती है। इसका मतलब वो क्या करती है, उसकी वो जांच करती है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, और भी इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो मैं करवा रहा हूँ। चलो अब आगे इडियम्स करवाता हूँ मैं। ये क्या आ गया भाई, ये इडियम्स तो है नहीं, चलो कोई नहीं, करवा देता हूँ इनको भी। अच्छा देखो, हो सकता है गलती से आ गया है, ये इडियम्स नहीं है भाई। इसका मतलब है जो अंडरलाइन किया हुआ है ना, इसकी जगह पर आपको सही करना है। अगर ये गलत है तो सही करना है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो, इसका मतलब 4 ऑप्शन हैं, वो कुछ ना कुछ चेंज करवाने के लिए बोल रहा है। मतलब दोज प्लकिंग फ्लावर्स आर लायबल फॉर पनिशेबल। अब ये समझना कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है, ये कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, कोई बात नहीं, समझा रहा हूं। देखो, लाइबल का मतलब होता है कि जो उत्तरदायी हो। किसका मतलब होता है लाइबल का मतलब? जो उत्तरदायी हो, किसी भी कोई भी क्राइम हो गया है ना, पुलिस प्रशासन उसके लिए उत्तरदायी होता है कि नहीं होता? भाई उनकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सपोज करो आपका एयरफोर्स के मेन गेट पर कोई स्टेशन है, उसके मेन गेट पर आपकी ड्यूटी लगी है, जीडी जनरल ड्यूटी आपकी लग गई, तो आप जायज है कि कोई भी अगर अंदर आएगा, एंट्री करेगा, तो उस सब का लेखा जोखा आप सबके पास रहेगा। आप लायबल हैं, आपको बताना पड़ेगा कि वो एंट्री किस आधार पर आपने उस बंदे को अंदर आने दिया स्टेशन के अंदर। तो ये चीजें आपको समझ, जो उत्तरदायी हो। और ये भी चीज आपको समझने लेनी है कि लाइएबल के बाद आता है हमेशा टू बी। क्या आता है लाइबल के बाद? हमेशा क्या आता है? टू बी आता है। तो इन चारों में से पढ़ो क्या आ रहा है। ये गलत, ये गलत और ये गलत। सी वाला एकदम सही है, आर लाइबल टू बी पनिश्ड आ जाएगा। ये आप नोट कर लो कि लाइबल प्लस टू बी, ठीक है, ये चीज समझ में। और आपको पता है ये तो कि बी के बाद ये एडजेक्टिव आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं कि ही लस्ट फॉर पावर ब्रॉट अबाउट हिज डाउनफॉल। तो लस्ट फॉर पावर का मतलब क्या होता है? जैसे कोई मंत्री वंत्री बन गया, ठीक है ना, इसका मतलब ही ये होता है एक तरह से तीव्र इच्छा। क्या होता है इसका मतलब? तीव्र इच्छा। अगर आप इस जगह डिजायर फॉर पावर करेंगे तो ये बेस्ट रहेगा। यानी कि सर जी आपको चलो मैं बता देता हूँ इसका कॉन्सेप्ट, वैसे मैं नहीं चाहता था। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी पावर की इच्छा होती है किसी भी इंसान को, ठीक है, मेरे पास पावर हो जाए ना, मेरे चार चार मतलब बहुत बड़ी सिक्योरिटी मिल जाए, काफी पुलिस वाले आगे पीछे डोलें, तो पावर के लिए हर किसी की डिजायर होती है। लेकिन आप ये कहें कि पावर एक लस्ट होती है तो वो गलत बात है, क्योंकि लस्ट का जो यूज होता है ना वो सेक्सुअल डिजायर के लिए होता है। यानी कि जैसे आप, अब कैसे बताऊं, लस्ट का मतलब एक सेक्सुअल, सेक्स से रिलेटेड, सेक्स की किसी को डिजायर होती है, इच्छा होती है, तो वो लस्ट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजायर का इस्तेमाल
नेगेटिव शब्द में इस्तेमाल नहीं किया जाता। लस्ट जो होता है, लस्टफुल है ना? लस्ट का मतलब ही नेगेटिव जो है कार्यों में किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे, समझदार हैं आप। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो याद रखना इसका मतलब होता है इंटेंस डिजायर, ठीक है? तो ये इसका मतलब तीव्र इच्छा होता है। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर फिलहाल नॉट एन एंग्री फादर, ये वाला बिल्कुल सही है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आगे देखो, when we see black smoke near the wing of the plane we were certain that disaster was imminent। अब ये समझिएगा यहाँ पर क्या हो सकता है और क्यों होगा। पहली बात, नो बकवास, ओनली काम की बात। याद रखना इस पूरी की जगह पर आएगा when we saw, यानी जब हमने देखा। ये आप देखिएगा, आप देख रहे हैं कि आगे टेंस पास्ट में जो है बताया गया है, पास्ट की घटना के बारे में बताया गया है कि जब हमने जो प्लेन की जो विंग्स थी, ठीक है, जो विंग थी ना, उसके पास में हमने क्या काला धुआं देखा। तो इसका मतलब है कि वो पास्ट में ही तो देखा गया था। तो एक बात बताओ, पास्ट में कभी भी फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आती, तो इसका मतलब है ये गलत इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे में हमेशा आपको ये वाला इस्तेमाल करना है, ठीक है? व्हेन वी सॉ, हमने देखा, आपने देखा ना, तो नजदीकी पास्ट। और एक और चीज, सॉ की बात एक ही बता दूं मैं आपको कि WHEN, वैन से जो जुड़ने वाला जो दो सेंटेंसेस होते हैं ना मेरे भाई, वो सिंपल पास्ट में होते हैं। किस में होते हैं बताओ? वो सिंपल पास्ट में होते हैं। यानी कि वैन के साथ जो ये सेंटेंस आएगा वो सिंपल पास्ट रहेगा, और इसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो भी सिंपल पास्ट रहेगा। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चलेगा दोस्तों, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, मन से लाइक करो, वरना कोई दिक्कत ना है, डिसलाइक दे दो खुद दबाए के, ठीक है? और यदि आप चाहते हैं और भी आप काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखना, चाहे वो एयरफोर्स की हो, नेवी की हो या फिर SSC की हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको लगता है तो। और बाकी चलिए, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत ज़्यादा इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप रिवीजन करते रहें, आप कभी भी डिमोटिवेट मत होइए। धन्यवाद।